हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एंजाइम के रेट पे अफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो द थिंग इज दैट कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो रेट ऑफ एंजाइम्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि पहला है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ इज टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटर्स, टाइम एंड इनहिबिटर्स। राइट, तो ये 6-7 फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं। राइट, सो बारी बारी से एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है आपका दैट इज द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि दिख रहा है, जितना ज्यादा द मोर will be the concentration of enzyme, the more will be the rate of reaction. Right, it means कि enzyme action is directly proportional to the concentration of enzymes. ठीक है, बट लिमिटेशंस हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो है सो अनलिमिटेड होना चाहिए। राइट, मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि एंजाइम तो अवेलेबल होगा बट सबस्ट्रेट जो है सो अवेलेबल नहीं होगा। तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट जो है सो दो लिमिटेशंस को फॉलो करता है। पहला हो गया कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अनलिमिटेड होना चाहिए और दूसरा जो कंडीशंस प्रेजेंट हैं सेम होना चाहिए। इट मींस कंडीशंस वुड बी कांस्टेंट। राइट, तो पहला हो गया एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। नाउ सेकंड इज, जैसा कि ग्राफ से दिख रहा है आपको, जो अमाउंट ऑफ एंजाइम और रिएक्शन रेट है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट वुड बी लीनियर। राइट, नेक्स्ट दैट इज द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वो तो बढ़ेगा और एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं? वी मैक्स। कंपनी का क्या मतलब है? वी मैक्स पे जो होता है आपका एंजाइम्स जो है सो वो सबस्ट्रेट के साथ कंप्लीटली सेचुरेट कर गया। कहने का मतलब है कि अब जो है एंजाइम के पास सबस्ट्रेट से बाइंड करने का जगह नहीं बचा। ठीक है, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि स्टार्टिंग में तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो था, राइट, और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। धीरे धीरे क्या हुआ, सबस्ट्रेट एंजाइम में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ। राइट, और आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ, जितने भी एंजाइम्स हैं ऑल विल बी गेटिंग सेचुरेटेड। तो जो है आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक सर्टेन टाइम तो इंक्रीज करेगा, बट जैसे ही वो एक मैक्सिमम पे पहुंचेगा जिसे कि हम लोग वी मैक्स बोल रहे हैं, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो है आपका इस तरीके का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। राइट, तो ये 3 पार्ट में जैसा कि देख सकते हैं, पहला वाला पार्ट हो गया ए जो है आपको वो लीनियर है, दैट इज एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बाद। उसके बाद थोड़ा सा कर्व है बी और एक पॉइंट आने के बाद, इस पॉइंट के बाद मान लेते हैं कि किसी भी एंजाइम का वी मैक्स हो गया, उसके बाद जो है सो मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी कांस्टेंट और रिलेटिव फेज बोलते हैं। राइट, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका वी मैक्स के बाद जो है सो कांस्टेंट होगा या बोले अनचेंज होगा, जिसे कि हम लोग रिलेटिव फेज भी बोलते हैं। राइट, अब एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में तो आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा? इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद भी जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले जो है सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आफ्टर दैट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। राइट, और कर्व इसका हो गया इस प्रकार का है, तो वो है हाइपरबोलिक कर्व। राइट, तो वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, दैट इज एट अ रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट v0, जो वेलोसिटी होती है इनिशियली जो वेलोसिटी है दैट ऑलमोस्ट लिनियरली विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, या बोले एट अ हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, v0 इंक्रीजेस स्मॉलर एंड स्मॉलर in response to increase in the substrate. Right, और एक पॉइंट ऐसा हो गया beyond which v0 is vanishingly small as the substrate concentration increases. This plateau-like phase is known as the velocity maximum और Vmax. इस तरीके का काइनेटिक पैटर्न को जो है सो एक जनरल थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शंस में कन्वर्ट किया गया था या एक्सपैंड किया गया था बाय द साइंटिस्ट माइकलिस एंड मेंटन इन द 1913. राइट,
तो इनका जो रिएक्शन मॉडल था ये बोलता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है, पहला जो फेज बनाता है दैट इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज रिवर्सिबल। उसके बाद जो है सो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है सो कन्वर्ट करता है एंजाइम और प्रोडक्ट में, जो कि इरिवर्सिबल होता है, राइट। और यहाँ पे जो है सो आपको K1 हो गया कांस्टेंट, K-1 कांस्टेंट हो गया और K2 कांस्टेंट हो गया। ये सारे के सारे जो है सो वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर द रिस्पेक्टिव रिएक्शंस, राइट। और इनके आधार पे एक हम लोगों ने या उन्होंने साइंटिस्टों ने माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को डिराइव किया, जिसको कि इन्होंने दिया Km इक्वल्स टू K2 प्लस K-1 बाई K1, राइट। इसको हम लोग या तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं या हाइडेंस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ये तीनों कांस्टेंट को मिलाकर के दैट इज पहला वाला स्टेज जो कि आपका रिवर्सिबल था वो वाला, और सेकंड जो इरिवर्सिबल था, ये तीनों का वेलोसिटी कांस्टेंट मिला के माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को इन्होंने डिराइव किया, जिसे कि हम लोग Km को देते हैं K2 प्लस K-1 डिवाइडेड बाई K1, राइट। यहाँ पे जो है दो कॉन्सेप्ट है, एक प्री स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट है और दूसरा स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट है। प्री स्टेडी स्टेट किसे बोलते हैं? प्री स्टेडी स्टेट होने का मतलब है कि जब आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट में इंटरेक्शन होना स्टार्ट होता है, राइट। सो प्री स्टेडी स्टेट इज बेसिकली ड्यूरिंग विच द एंजाइम सबस्ट्रेट concentration builds up, while steady state means the enzyme substrate concentrations will be remains approximately constant over the टाइम। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट था वो गिवन बाय ब्रिक्स एंड हेल्डेन, राइट, इन 1925। सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक प्री स्टेडी स्टेट और एक स्टेडी स्टेट। प्री स्टेडी स्टेट कहने का मतलब हुआ जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बिल्डअप शुरू होगा और जब ये कांस्टेंट स्टेट पे पहुंच जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कांस्टेंट, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट, ठीक है। चलिए, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है? तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो होता है ये डिस्क्राइब करता है आपको रेट ऑफ रिएक्शंस या रेट ऑफ स्टेडी स्टेट एंजाइम रिएक्शंस विथ रिलेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है सो डिस्क्राइब करता है एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शंस को इन द स्टेडी स्टेट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। तो ये जो आपका जो नॉर्मल इक्वेशन है दैट इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट पे। इस तरीके का रिएक्शन मॉडल के आधार पे एक इक्वेशन को डिराइव किया गया माइकलिस मेंटन के द्वारा, जिसे माइकलिस मेंटन इक्वेशन भी बोलते हैं। वो होता है V जो नॉट इक्वल्स टू Vmax इनटू S बाय Km प्लस S, जहां की V0 इनिशियल वेलोसिटी है, Vmax इज मैक्सिमम वेलोसिटी एंड S इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड Km इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन, या जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमेशा स्टेडी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो क्या क्या है ये माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स? तो क्राइटेरिया क्या क्या है? तो पहला है कि ये स्टेडी स्टेट रिएक्शंस होना चाहिए, दूसरा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी को जो है सो वी शुड मेजर एज सून एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस आर मिक्स्ड, दैट इज V0 इज डिपेंडेंट ऑन द Km और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है? तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का डेफिनेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दैट प्रोड्यूसेस हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम, ठीक है। इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो कि प्रोड्यूस करता है हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीन कंडीशंस हो सकते हैं। तो पहला है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन Km, तो क्या होगा? Km प्लस S किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? Km के बराबर हो जाएगा। तो जो है आपका ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, क्योंकि Km प्लस S जो है सो Km का बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो है सो Vmax और Km कांस्टेंट है, तो अगर S लेस देन Km होगा तो जो V0 होगा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा अगर मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट ज्यादा है Km से, तो Km प्लस S सबस्ट्रेट के बराबर होगा, ऊपर भी सबस्ट्रेट है नीचे भी सबस्ट्रेट है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? दैट इज V इक्वल्स टू Vmax, राइट। तो पहला दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा होता है अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km के बराबर हो तो क्या होगा? अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km के बराबर हो तो इक्वेशन में देखेंगे कि V नॉट इक्वल्स टू Vmax बाई 2 होगा। यही बोल रहे हैं कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच V0 इक्वल्स टू Vmax बाई 2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट या Km। तो Km इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे उसके बाद जो है सो Km का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए? तो Km जो है सो हर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर होता है और वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो Km इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंजाइम एट इट्स पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रिफ्लेक्ट्स द एंजाइम एफिनिटी, और Km इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द हाफ ऑफ द Vmax, एंड Km जो है सो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी नहीं करता है। दूसरा है कि एफिनिटी, अगर Km की वैल्यू कम है तो एफिनिटी जो है सो एंजाइम के प्रति जो है सो और सबस्ट्रेट के बीच में जो है
वो अधिक होगा, जबकि अगर Km हाई होगा तो एफिनिटी लो होगा बिटवीन द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, राइट। तो Km का कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है। उसका आप ये कर्व दे सकते हैं, इस कर्व में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है एक साइड और दूसरे साइड में वेलोसिटी है। यहाँ पे दो एंजाइम है, दैट इज एंजाइम 1 एंड द एंजाइम 2। दोनों का आप देख सकते हैं Km अलग अलग है, तो जिसका Km कम है, दैट इज द स्मॉल Km, उसकी जो है सो एफिनिटी एंजाइम के लिए ज्यादा होगी, जबकि अगर Km ज्यादा होगा तो एफिनिटी इसकी लो होगी, राइट। तो ये कर्व में ये डिनोट करता है, हाई Km मीन्स लो एफिनिटी, लो Km मीन्स हाई एफिनिटी, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो हम लोगों का जो माइकलिस-मेंटन इक्वेशन में जो कर्व है दैट इज द हाइपरबोलिक, लेकिन क्या है कि उसमें हम लोग को Vmax निकालने में दिक्कत होती है। तो हम लोग बेसिकली किए क्या है, डबल रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों साइड अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आएगा, दैट इज 1/v0 इक्वल्स टू Km by Vmax इंटू s प्लस 1/Vmax, जो कि आप जैसे कि लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो कुछ उस तरीके का इक्वेशन आ गया। यहाँ पे आपका 1/Vmax c हो गया और Km by Vmax कांस्टेंट हो गया एंड 1/ac इज द वेरिएबल, राइट। तो ये किसी क्वेश्चन में चला गया, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c के इक्वेशन में, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को कोई भी चीज कैलकुलेट करने में सुविधा होगी। तो इस तरह की इक्वेशन में जब माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को डिराइव किया गया तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। किया गया कुछ नहीं है, बस रिवर्स कर दिया गया, रेसिप्रोकेट कर दिया गया, राइट, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को, ताकि हम लोगों को Vmax को कैलकुलेट करने में सुविधा हो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट और द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। तो कर्व कुछ इस प्रकार का हो जाता है, दैट इज वन साइड एक्स एक्सिस पे 1/s आ गया, y एक्सिस पर 1/v0 आ गया, और जो आपका इंटरसेप्ट हो गया दैट इज द ऑन द y इंटरसेप्ट आपका 1/Vmax और x इंटरसेप्ट हो गया 1/Km। तो कुछ इक्वेशन इस तरीके का हो गया, दैट इज 1/v0 इक्वल्स टू Km by Vmax इंटू 1/s प्लस 1/Vmax। तो बेसिकली लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट जो है सो हम लोगों को हेल्प करता है Vmax को इजीली कैलकुलेट करने में, क्योंकि हाइपरबोलिक कर्व में कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का सिंपल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो है सो दो चीज हो सकता है, दैट इज पहला तो होगा कि जो एनर्जी है इनिशियल सबस्ट्रेट का उसको वो इंक्रीज करेगा, जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा और आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरा होगा कि कॉलिजन जो है सो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज हो जाएगा और जिसके कारण जो है सो बॉन्ड फॉर्मिंग ज्यादा होगा, राइट। तो जो इसका कर्व होता है टेम्परेचर का वो कुछ इस प्रकार का होता है, दैट इज द बेल शेप्ड कर्व। इनिशियली इंक्रीज करता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद फिर डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि उस टेम्परेचर में जाने के बाद एंजाइम जो है सो डीनेचर्ड हो जाता है, जिसके कारण एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, राइट। तो बोलता है कि 60 to 65 डिग्री के अराउंड जो है सो डीनेचुरेशन होना एंजाइम का स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वहां से आपको जो है सो वेलोसिटी जो है सो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और टर्म है दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज द क्यूटेन। क्यूटेन क्या होता है, क्यूटेन होता है कि अगर हर 10 डिग्री के इंक्रीज टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट। उसका पीएच क्या है, पीएच भी है हर एंजाइम को एक्टिव होने के लिए, उसकी एक्टिविटी को होने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, जहां पे कि मैक्सिमम एक्टिविटी उसकी होती है, राइट। अब जैसे कि इसमें भी सेम चीज है, जैसे कि टेम्परेचर में बेल शेप्ड कर्व था, सेम यहाँ भी, क्योंकि ज्यादा पीएच इंक्रीज या डिक्रीज या ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो या ज्यादा बेसिक इन्वायरमेंट हो तो आपका एंजाइम्स जो है सो डीनेचर्ड होने लगता है। इस कारण इसका भी कर्व जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन का पीएच के साथ दैट वुड बी आल्सो बेल शेप्ड कर्व। बट कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि बेसिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन का पीएच रेंज होता है 1.5 टू हाईली एसिडिक, वाइल पैंक्रियाटिक एमाइलेज लाइपेज जो है सो बेसिक में काम करता है, जैसे कि लाइपेज का हो गया 7.5 to 8, सेलिब्री एमाइलेज हो गया दैट इज 6.8 पे वर्कआउट करता है, राइट। सेम चीज वाला चेंज ऑफ पीएच एबव और बिलो ऑप्टिमम पीएच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। दो रीजन से, एक तो डीनेचुरेशन होता है और दूसरा कि एंजाइम एक्टिविटी जो है सो एंजाइम और सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, जो कि पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि पीएच के आधार पे ही एंजाइम या सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन या डी आयोनाइजेशन होगा, राइट। और अगर ये पीएच का अफेक्ट होगा वैल्यू तो उसके चलते आयोनाइजेशन या डी आयोनाइजेशन जो है सो अफेक्ट होगा और एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। दूसरा कि पीएच का ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होने से एंजाइम का डीनेचुरेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम्स, अगर कोएंजाइम्स है सिंपली तो बोलेंगे कि कोएंजाइम जो है सो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कोएंजाइम्स के बारे में डिटेल आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। उसके अलावा जो है सो आयन एक्टिवेटर्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जैसे कि एटीपीएज हो गया, इनमें क्या होता है कि जो मेटल्स आयन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। या फिर इनोलेज है, इनोलेज की एक्टिविटी इज इंक्रीज बाय द मैग्नीशियम, राइट। तो आयन एक्टिवेटर्स के चलते भी जो है सो आपका जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है। आई थिंक द लास्ट इज द इफेक्ट ऑफ
टाइम। तो टाइम के हिसाब से है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, राइट। क्यों? क्योंकि या तो डिक्रीज सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाए, या एक्यूमुलेशन ऑफ इन प्रोडक्ट हो जिसके चलते फीडबैक इनहिबिशन हो, या फिर पीएच में कुछ चेंजिंग आए जिसके कारण जो है डिक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। जैसा कि नाम से लग रहा है, अगर एंजाइम इनहिबिटर्स होगा तो वो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजाइम इनहिबिशन, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन।